स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत। और अगले 1 घंटे हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। तो इस शो में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है ये पहले आपको बता देते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद है। उसके जरिए आप अपने सवाल पूछिए। साथ ही फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर आप हमें कॉल कीजिए या फिर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यह है तरीका सवाल पूछने का। लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। और आज भी हम देख रहे हैं कि भी सीमित दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है। हालांकि बैंक में देखेंगे तो बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और आज तो बैंक निफ्टी ने नया शिखर छुआ। करीब 360 अंकों की मजबूती के साथ अभी भी बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। 52,000 के ऊपर आज बैंक निफ्टी में ट्रेड दिखाई दे रहा है। और इसी रेजिस्टेंस लेवल की हम बात भी कर रहे थे। कल एक्सपायरी भी है, इसका भी ध्यान रखिए। और उस लिहाज से बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक रेंज में ही ये बाजार ऐसा वॉलेटाइल रहेगा। बैंक निफ्टी में तो अच्छी तेजी है। निफ्टी सीमित दायरे में आज भी कारोबार कर रहा है। करीब 52 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट की भी अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब 1500 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएसई में जो कि हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में आज मजबूती है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी आज लीड कर रहे हैं। उसके अलावा अल्ट्राटेक, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, डीवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तेजी की भी बात करेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम शानदार तेजी देख रहे हैं और उसी वजह से बैंक निफ्टी मजबूत है इस वक्त। निफ्टी स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन, अगर दूसरे निफ्टी स्टॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक देखिए थोड़ा मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। गिरने वाले शेयरों में लेकिन बात करें तो बीपीसीएल में आज गिरावट है करीब 1% की। अदानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी भी करीब आधा से 1% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग से रवि सिंह जी और हेंसेक्स सिक्योरिटी से महेश ओझा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। महेश जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका बाजार पे? अब हम धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं सीरीज़ की, और ऐसे में बेहद ही रेंज में हम देख रहे हैं कि बाजार कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में ट्रेड लेने की सलाह देंगे यहाँ पर किसी को, या फिर जिनके पास है वही अपनी पोजीशन फिलहाल होल्ड करके चले? देखिए, बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग के अलावा कोई भी सेक्टर जो है उतना परफॉर्म कर नहीं रहा है। बाजार को नया ट्रिगर चाहिए फर्दर अपसाइड के लिए, जो अभी तक अवेटेड है। तो आगे बजट है तो इसके हिसाब से डाउन साइड का भी जो है एक लिमिटेड जो है डाउन साइड भी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से एक रेंज बाउंड कारोबार है और कहीं ना कहीं पे वैल्यूएशन आप देखेंगे तो सारे काउंटर्स के वैल्यूएशन, काफी सारे काउंटर्स के वैल्यूएशन जो है एक हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर जो भी है वो एक कॉशियस लेवल पे है। एक फ्रेश बाइंग करने से उनको थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है। तो एक सीमित दायरे में कारोबार करने का रीजन ये है कि वैल्यूएशन वाइज जो है कंफर्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब फर्दर ट्रिगर, अगर बजट से कोई ट्रिगर मिले तो अपसाइड में ज्यादा मोमेंटम बने, आइदर रिजल्ट्स वगैरह आए या आईटी सेक्टर में कोई नए ट्रिगर्स मिले, तो उसके कारण से बाजार एक कंफ्यूजन मोड में आके एक खड़ा हो गया है। ना तो ये न ज्यादा डाउन साइड में मूव कर रहा है, ना ज्यादा अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है। टेक्निकली अपन देखें तो 23,700 के ऊपर ही बाजार नया फर्दर अपसाइड जो है अपने को देखने को मिलेगा। 23,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 24,200 300 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। और वही है, 23,300 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो 23,000 तक के लेवल जो है फर्दर अपने को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में ही खड़ा है। और आपने जैसे पहले ही मेंशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अलावा कोई दूसरा सेक्टर जो है निफ्टी को वैसे ज्यादा कुछ सपोर्ट कर नहीं रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे वैल्यूएशन में थोड़ा कंफर्ट है, इसके लिए वहाँ पे थोड़ी बाइंग पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। तो फर्दर भी वहाँ पे एक और कंफर्ट जोन है, तो थोड़ा बहुत और अपसाइड भी मिले वो सेक्टर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोटा मोटी यही है कि कंसोलिडेशन जोन है फिलहाल। वो कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने के बजाय को फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए। वो ट्रिगर कहीं ना कहीं पे अवेटेड है, तो वो ट्रिगर मिलेंगे तो वापस से नया मूव बाजार के अंदर आ सकता है।
ठीक है, तो ये है महेश जी का नज़रिया इंडेक्स पर, तमाम काउंटर्स पर। चलिए अब आपके सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। मंटू गुप्ता जी हमारे साथ हैं बिहार से। मंटू जी नमस्कार, बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गया जी से बात कर रहे हैं सर। वाह, और बताइए गर्मी वर्मी थोड़ी हल्की हुई या अभी भी गर्मी है वहाँ पे? नहीं सर, हम लोग तो बारिश का इंतजार लगभग पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं सर। मानसून तो आ रहा है लेकिन पड़ नहीं रहा। वहाँ पूरे खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। ख्याल रखिए अपना, मानसून देर सवेर आएगा ही। अब बताइए आपकी क्या सेवा की जाए, क्या कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? सर IRFC हम खरीदे सर और टाटा मोटर। IRFC? हाँ। IRFC किस भाव पे लिया आपने? 198 पे लिए थे सर। 198। चलिए, और दूसरा आपने टाटा मोटर्स बोला ना? हाँ, 1060 पे टाटा मोटर बाइक किए थे। कितना? 1060। ओहो, चलिए, तो IRFC में तो आपको मुनाफा हो रहा है लेकिन टाटा मोटर्स में आप नुकसान आपको यहाँ पे हो रहा है। 1050 बताया ना टाटा मोटर्स? जी सर। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दीजिए मंटू जी कि कितना समय और दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को आप? समय तो सर हम दे सकते हैं, लगभग 3 महीने तक दे सकते हैं सर। ठीक है। रवि, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। और ज़रा मंटू जी की दुविधा का हल निकालिए। IRFC तो इन्होंने जिस भाव पे लिया वहाँ से तो ऊपर है ये स्टॉक का, लेकिन टाटा मोटर्स जो है वो 1050 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ, यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? 3 महीने का इनका नजरिया है दोनों स्टॉक पे। देखिए, सबसे पहले तो IRFC की बात करता हूं प्रशांत जी। जिस हिसाब से मोमेंटम है और आगे जो माहौल अभी बन रहा है खासतौर से बजट को लेकर के, उसमें ये स्टॉक और चमकता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, 172 170 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर को भी वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपसाइड टारगेट इसका होगा, आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 195 का, दूसरा टारगेट देखते हैं तो 210 रुपए का। स्टॉप लॉस जो इनके बाइंग प्राइस है उससे भी ऊपर है, वो 160 के नीचे फिलहाल जाने के चांसेस नहीं है, तो पोजीशन को होल्ड करके रखें। और थोड़ा बहुत इसमें अगर खरीदारी करने का मन भी बना रहे तो करंट लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपका है टाटा मोटर। देखिए, टाटा मोटर आपने खरीदा है वो हायर बैंड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर राय दूंगा कि एक बार थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए। लगभग 880 के आसपास तक अभी और गिरावट आएगी, यानी जो आप लेवल देख रहे हैं यहाँ से अभी 50 रुपए 60 रुपए की गिरावट और हो सकती है। और उन लेवल्स पर थोड़ा और खरीदारी कर लीजिए और इस स्टॉक को होल्ड करिए। 850 के स्टॉप लॉस से टारगेट 1080 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस स्ट्रैटेजी के तहत थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा जिससे कि आपको निकल सके। दूसरा ये सर 3 महीने के ट्रेड के हिसाब से नहीं है, आपको थोड़ा लंबा भी चलना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल बजट है तो इस यहाँ पर स्पेकुलेशन मूव भी देखने को मिलेगा और उस मूव में आप निकल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट इंतजार कर लिए, थोड़ा सब्र रखिए, जल्दी आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है नज़रिया आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। टाटा मोटर्स पर भी सलाह आपको दे दी गई है, अदानी ग्रीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हैं अगली दर्शक रिंकी। रिंकी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर जी। हेलो जी नमस्ते। हेलो नमस्ते रिंकी जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैम, मेरे पास प्रोजोन रियलिटी के 2000 शेयर है 33 की रेंज पर, और ओरिएंट पेपर के शेयर हैं 3055 80 की रेंज पर, और काफी समय से अटका हुआ है पैसा, तकरीबन सितंबर से। क्या कर सकते हैं इसमें? ओके, अच्छा, मुझे लगा ये शायद आपने हाल में ही ले लिया था, लेकिन ये तो काफ़ी पहले की खरीद है और तब से लेकर अब तक ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखा नहीं प्राइजेज में। रवि, आप ही सलाह दीजिए। प्रोजोन रियलिटी है इनके पास और ओरिएंट पेपर सितंबर से होल्ड कर रही हैं, लेकिन प्राइस वाइज कुछ एक्शन नहीं दिखा और दोनों ही स्मॉल कैप काउंटर्स हैं इनके पास। कैसा है इनका स्टॉक सिलेक्शन? कुछ बदलाव करें यहाँ पर? देखिए पूजा जी, बिल्कुल 100% यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। और इस समय मैं इनको यहाँ पर ये कहूंगा कि देखिए, आपका स्टॉक चल नहीं रहा है। पहले ओरिएंट पेपर की बात कर लेते हैं। फिलहाल पेपर में एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी रैली आने की, लेकिन कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है। तो आपको इसी जगह पे एक स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ, IND बैंक। आप इस समय चल रहा है 48 से 49 रुपए के बीच में, और आप इसको खरीदारी कर लीजिए।
पोजीशन को बस स्विच करना है, क्योंकि वो भी इस रेट से थोड़ा नीचे ही है, और उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से बढ़ करके एक बार 60 से 65 रुपीज तक जा सकता है। तो मैं आपको वो एक सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो है उस पे भी आपको निकलने की राय है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव टेक्निकल पर भी नहीं दिखाई दे रहा, फंडामेंटल पर भी नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप उसको ले जाना चाहती हो तो मैं यहाँ पर एनएचपीसी की राय दूंगा, यानी कि आप एनएचपीसी पे अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। एनएचपीसी 100 रुपए के पास चल रहा है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दमखम के साथ बढ़ेगा, आपका लॉस का रिकवरी ज्यादा फास्ट कराएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो दोनों स्टॉक बेचिए और सिर्फ एनएचपीसी ले लीजिए, आपको जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे लगता है अपने में ये बदलाव कर लीजिए और अगले हफ्ते मुस्कुराते हुए कॉल करिएगा, बताइएगा कि आपका प्रॉफिट आया। तो ये नज़रिया फिलहाल आपके स्टॉक पे मिलता हुआ। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं जो हमें यूट्यूब पर हमारे दर्शक लगातार लाइव पूछ रहे हैं। और एक दर्शक हैं हमारे मलका रहमानी, और डीबी रियल्टी पे राय जानना चाहते हैं। महेश जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। डीबी रियल्टी के 100 शेयर इनके पास 216 के भाव पे इन्होंने लिया है। एक और इनका सवाल आईआरबी इंफ्रा पे है, 64 रुपए की बाइंग है। तो दोनों पे ज़रा राय दीजिए। डीबी रियल्टी जो कि 216 की खरीद है, और आईआरबी इंफ्रा जो कि 64 की खरीद है। शॉर्ट टर्म टेक्निकल व्यू चाहते हैं। आईआरबी इंफ्रा की अपन बात करें तो आईआरबी इंफ्रा तो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा एक डाउन अभी हुआ है कि काफी सारी डील्स हुई थी, उसके कारण से थोड़ा सा एक डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है। तो जल्दी कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। अभी रिसेंटली जो एक पॉलिसी का अपडेट्स भी आया था, तो उसके हिसाब से भी वो आईआरबी के लिए पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं पे आईआरबी के लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन वापस से हो रहा है लोअर लेवल पे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी काफी बढ़िया कर रही है, टोल कलेक्शन वगैरह से इनका रेवेन्यू जो है आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। तो फंडामेंटली भी ठीक है। खाली जो प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक जो है डाइल्यूट किया है, उसके कारण से थोड़े से कंसर्न बने थे, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कंपनी जो है फंडामेंटली काफी बढ़िया कर रही है, और टोल कलेक्शन के अंदर जो है इनके इंक्रीमेंट होने के चांसेस पूरे पूरे है। और मैनेजमेंट काफी हेल्दी रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बढ़िया रहा है। तो आईआरबी के अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी अपने अपर साइड के टारगेट जो है आप 85 से 90 तक के जो लेवल है साल भर के व्यू के हिसाब से अभी भी वही टारगेट इंटैक्ट है, तो बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी रियल्टी के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे एक आपको एक सेल ऑन हायर की सलाह रहेगी। थोड़ा सा अगर अप मूवमेंट आपको मिलता है तो वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। डीबी रियल्टी की जगह पे आप दूसरे जो रियल्टी के काउंटर है, केएनआर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, अगर आपको वो थोड़े से लोअर लेवल में मिलते हैं तो रियल्टी काउंटर में भी स्विच कर लीजिए। वहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और फास्ट रिकवरी मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट वापस दिखे डीबी रियल्टी के अंदर, तो एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही शेयरों पर, आईआरबी इंफ्रा और डीबी रियल्टी। अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे भी कुछ दर्शक हमें लाइव सवाल भेज रहे हैं। एक सवाल हमें भेजा है एलिस ने। ये इनका यूट्यूब हैंडल है या इनका नाम है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट हिंडाल्को पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 50 क्वांटिटी है इनके पास हिंडाल्को की, और 550 पर इन्होंने हिंडाल्को के शेयर को लिया हुआ है। एक बार मौजूदा भाव देखें तो 690 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो अच्छा मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, अगला टारगेट बताएं, ये इनका सवाल है। तो महेश जी आप ही से सजेस्ट कीजिए, हिंडाल्को में अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? अभी तो अच्छा मुनाफा हो रहा है इन्हें, 550 पर इन्होंने लिया हुआ था ये शेयर, और कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक? नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इसका? डेफिनेटली अपन दोनों की बात करें, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल, तो दोनों ही सपोर्टिव है हिंडाल्को के लिए। यहाँ से आप देखेंगे ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू बनता है, तो कम से कम ये मोमेंटम थोड़ा सा नजरिया 3 से 6 महीने का रखेंगे, 760 तक के लेवल जो है हिंडाल्को के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपको एक 668 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा। नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, कहीं ना कहीं पे ये है, थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के इसमें ट्रेड में बने रहिए, और थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को में बने रहने की सलाह है। आप होल्ड करिए फ्रेश, अगर बाइंग करना है तो एक स्टॉप लॉस के साथ में ही कोई दर्शक देख रहे हैं तो वो करिएगा। यहाँ से बने रहने की सलाह है। 760 तक के लेवल जो है हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं।
तो आपके सवालों पर हमारे एक्सपर्ट की बेहतर राय आपको मिलती हुई, और इन सब के बीच एक स्पेशल सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए मौजूदा बाजार में आप ऑप्शन की रणनीति क्या देंगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा, वो एक हेज ट्रेड हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही ट्रेडिंग डेज बचे हैं, उसके बाद एक्सपायरी आ रही है। फोकस बनता है गुजरात गैस में। गुजरात गैस का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। आज के दिन में भी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बुलिश साइड का देखने को मिल रहा है। आपको हेड स्ट्रैटेजी करनी है बुल कॉल स्प्रेड के जरिए। आप 620 का कॉल ऑप्शन खरीदे और 640 का कॉल ऑप्शन बेचे, और इसमें आपका अधिकतम मुनाफा जो यहाँ पे है वो 20,000 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान है वो 4,800 का। रणनीति के लिए तो गुजरात गैस पर ध्वनि जी की ऑप्शन की रणनीति अहम लेवल्स और टारगेट और इसके साथ ही तमाम रिस्क आपको बताती हुई। बहरहाल बढ़ते हैं एक विशेष खबर की ओर। बढ़ता समुद्र का जल स्तर, जान गंवाती प्रवासी प्रजातियां और हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोग और गंभीर जल संकट से परेशान देश के प्रमुख शहर। इन समस्याओं के साथ साथ वायु प्रदूषण से भी पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। 19 जून को एसओजीए 2024 ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 2021 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 8.1 मिलियन मौतें हुई हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण को दुनिया भर में होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसने तंबाकू और खराब भोजन से होने वाली मौतों को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। इन सभी गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए हम जिम्मेदारी लेने और इस बारे में संवाद शुरू करने के लिए आए हैं, ताकि इन समस्याओं का तुरंत कोई समाधान निकल पाए। टाइम्स नेटवर्क लाया है इंडिया क्लाइमेट समिट का पहला एडिशन, जिसमें प्रमुख क्लाइमेट वॉरियर और पॉलिसी स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। 28 जून को दिल्ली में होने वाला शिखर सम्मेलन एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य की दिशा में संवाद बनाने की दिशा में हमारा एक नजरिया है, एक प्रयास है। तो ये एक अहम सम्मेलन, एक ऐसा समिट जो वाकई इस वक्त की जरूरत है। आगे और इस वक्त एक अहम खबर आपके सामने लेकर आते हैं। सेबी की बोर्ड बैठक गुरुवार को होने वाली है। इस बैठक में आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन विषयों पर बातचीत हो सकती है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, बताएं अहम बैठक की है, किन बिंदुओं पर विचार होने वाला है, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? जी हाँ, सेबी की थर्सडे को एक बोर्ड बैठक है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा पर काम हो रहा है। हमें सूत्रों ने यही बताया है कि इस बार फिनफ्लुएंसर नॉर्म्स पे मोहर लग सकती है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से यहाँ पर सेबी का काम चल रहा था कि जो फिनफ्लुएंसर के नियम हैं उनको कड़े बनाए जाएं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फिनफ्लुएंसर के झांसे में आ जाते हैं, उनके जो टिप्स दिए गए हैं उनको मान लेते हैं। तो यहाँ पर सेबी के कर्व करने का इरादा था और जो प्रपोजल था वो ये था कि सेबी से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज हैं वो फिनफ्लुएंसर्स के साथ ना जुड़े। तो ये ड्राफ्ट नॉर्म्स में पहले लेके आई थी सेबी और अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद बोर्ड इस पे मोहर लगा सकता है। इसके अलावा एफएनओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कड़ा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बदलाव की पहले सेबी ने सुझाव दिए थे। करीब 75 एफएनओ एंट्री हो सकती है और साथ ही साथ 12 डिलीशंस हो सकते हैं अगर करंट ड्राफ्ट नॉर्म्स को मान लिया जाए। इसके अलावा कुछ और भी जो लिस्टेड आइटम्स हैं उनमें हमने देखा है कि ईएसडी के नॉर्म्स को बेहतर बनाने के लिए जो लिस्टेड कंपनीज के कंप्लायंस है वहां पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, सर्टेन ओवरसीज ईटीएफ्स और यहाँ पे फंड्स, उनमें जो इन्वेस्ट करने की परमिशन इस बार सेबी दे सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जब बोर्ड बैठता है थर्सडे को, तो इनमें से कितने सारे आइटम्स पर फाइनली सेबी की मोहर लगती है।
शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अंकुर आपका। तो इस मीटिंग की तमाम बातें हमने आपको बताई और इस मीटिंग के बाकी आउटकम जो आते हैं उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे।